इस चैप्टर के जो बेसिक टर्म्स थे उस पर बातचीत की थी, जैसे कि टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट क्यों है, पहली बार मार्केट में टेलीस्कोप कब और कैसे आया, और तीसरी बातचीत हम लोगों ने क्या की थी कि ये जो टेलीस्कोप है ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा टेलीस्कोप धरती पर है और कौन सा टेलीस्कोप स्पेस पे है, स्पेस वाले के क्या बेनिफिट्स हैं और धरती पे लगने वाले के कुछ ऑब्वियस हैं ड्रॉबैक्स होंगे। फिर उसके बाद उनके कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे हम लोगों ने कि ये हबल टेलीस्कोप है, ये चंद्रा टेलीस्कोप है। फिर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 प्रकार की होती है, ये पढ़ा था। अब इसके बाद तुम्हारे सिलेबस में टेलीस्कोप्स के बारे में पढ़ना है। अब देखो, टेलीस्कोप या फिर कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो रोशनी पे वर्क करता है, अब चाहे वो एक्सरे हो या चाहे वो विजिबल लाइट रेज हो। लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। तुम बड़े जब हो जाओगे यानी कि 12th स्टैंडर्ड में, तब तुम फिज़िक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। लाइट इंटरफेयर भी करती है, इंटरफेरेंस कहते हैं उसको। लाइट एक और फिनोमेना करती है जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। लाइट ब्लैक बॉडी रेडिएशन करती है और भी बहुत कुछ करती है। बट अप टू 10th क्लास 2 चीज़ें एक इंसान को पता रहनी चाहिए। पहला, जो 9th क्लास का सिलेबस है, लाइट अंडरगो रिफ्लैक्शन, और दूसरा पता होना चाहिए कि लाइट अंडरगो रिफ्रैक्शन, फ्लैक्शन, और दूसरा क्या है, फ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो तुम्हारे सिलेबस में ऑलरेडी था, वो जो चैप्टर गया ना पीछे, लाइट क्या नाम था उस चैप्टर का, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का तो मतलब हमको पता है कि लाइट किसी एक सर्टेन मीडियम से आ रही है, उस मीडियम में अगर उसको कोई मिलता है, लेट से कोई ऑब्स्टिकल मिलता है, तो उस ऑब्स्टिकल से वो टकराएगी और उसी सेम मीडियम में उसी सेम जगह पे वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब हवा में आ रही है तो हवा में आएगी, हवा में उसको एक टेबल मिल गया, टेबल से टकराएगी और हवा में ही वापस चली जाएगी। दिस इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि लाइट आई तो हवा से, टकराई भी, लेकिन टकराने के बाद वापस से हवा में नहीं गई, वो घुस गई टेबल के नीचे अंदर। मतलब अब उसका मीडियम क्या हो गया, चेंज। मतलब ट्रैवल करने का उसका मोड क्या हो गया, चेंज। आई हवा से और अंदर घुस किसके गई, एक टेबल के अंदर। तो हवा और टेबल दोनों अलग अलग है भाई, तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब लाइट रेस अपना मीडियम चेंज कर लेती है, मीडियम मतलब तुम अभी मान लेते हैं यहाँ से रविनगर तक बस में गए, और रविनगर से जैसे ही कुछ मतलब तुम्हारा एक स्टॉपेज आया, वहाँ से पता चले तो मुड़ के जाने लगे। तो इस तरीके से जब मीडियम चेंज हो जाता है, तरीका बदल जाता है, ट्रैवल करने वाली वे चेंज हो जाता है लाइट का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। 10th में इसके बारे में डिटेल में है। तो अभी तुम्हें रिफ्लेक्शन का मतलब पता है कि जिस टकराएगी, तो टकराना तो दोनों में ही, टकराने के बाद उसी सेम जगह वापस चले जाना, दैट इज रिफ्लेक्शन। और किसी चीज़ के अंदर घुस जाना, दैट इज नोन एज फॉर रिफ्रैक्शन। मैं रिफ्रैक्शन को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, रीज़न क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में रिफ्रैक्शन है नहीं, बट यहाँ पे मेरे को 2-3 शब्द रिफ्रैक्शन वाले बीच में दिख रहे थे, इसीलिए हम लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में कितने टाइप के हैं, 2। पहला तो हमको पढ़ना है एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऑप्टिकल टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेलीस्कोप जो विजिबल लाइट का प्रयोग करता है। विजिबल लाइट का मतलब समझता है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन्हें विजिबल लाइट कहते हैं। इनको अगर आप कंबाइन करो, थोड़ा ज़्यादा येलो, थोड़ा कम येलो, थोड़ा डार्क ऑरेंज, थोड़ा कम ऑरेंज, भाई जितना भी आप देख सकते हो सब किस में आता है, विजिबल लाइट में आता है। तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप का मतलब होता है विजिबल लाइट का प्रयोग से जो टेलीस्कोप क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। और एक होता है आप लोगों का कौन सा वाला टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप में क्या होगा, रेडियो वेव्स इस्तेमाल होंगी। तो हमारे सिलेबस में 2 हैं, एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है और दूसरा कौन सा है, रेडियो टेलीस्कोप।
फिर रेडियो टेलीस्कोप के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से जीके इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, बट हमारे सिलेबस में ऑप्टिकल टेलीस्कोप को फर्दर कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है? अगेन 2। पेज नंबर 210 पे जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप आपको दिया है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। रिफ्रैक्शन मतलब उस टेलीस्कोप में जब लाइट रेस फॉल हो रही हैं तो लाइट रेस फॉल होने के बाद वो लाइट रेस उसी सेम मीडियम में जा रही है क्या? नहीं, वो उस पर्टिकुलर मिरर लेंस जो भी है उसके अंदर ही सीधा घुस जाती है। और पेज नंबर 211 में जो आपको टेलीस्कोप दिया है ऑप्टिकल टेलीस्कोप, वो कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, कि उसमें लाइट रेज आएंगी, टकराएंगी, लेकिन उस पर्टिकुलर लेंस या मिरर के अंदर ही घुसेंगी, वहाँ से टकरा के वापस आ जाएंगी। दैट इज व्हाट? रिफ्लेक्टिंग। फिर रिफ्लेक्टिंग कितने टाइप के हो गए? 2। एक हो गया न्यूटोनियन और दूसरा होगा कैसिडियन। क्या? तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 212 में रेडियो टेलीस्कोप। अब देखो रेडियो टेलीस्कोप क्यों बनाया क्यों गया, या एक्सरे टेलीस्कोप को क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारी ह्यूमन आई, जैसे अपन ने साउंड पढ़ा था, साउंड में अपन ने क्या पढ़ा था कि इंसान के कानों की जो क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का ही है। 20 हर्ट्ज से नीचे के इंफ्रा साउंड्स को नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के अल्ट्रा साउंड्स को नहीं सुन सकता। वैसे ही हमारी आँखों की भी एक लिमिट है। हमारी आँखें सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती हैं? 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक ही देख सकती। हो सकता है कोई जीव इस पृथ्वी पर ऐसा एग्जिस्ट ज़रूर करता होगा जिसकी आंखें इस रेंज में नहीं होगी। वो हो सकता है इससे ज़्यादा भी देख सकता हो या उससे कम वाला भी देख सकता हो, बट हम लोग अभी ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ह्यूमंस क्लियरली 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक ही क्या कर पाता है? चीज़ों को देख पाता है। तो जो रेडियो होती हैं, जो एक्सरेज होती हैं, जो इंफ्रारेड होती हैं, इन्हें आप देख ही नहीं सकते। तुम देख नहीं सकते तो क्या इसका ये मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती? भाई करती है ना। अभी जैसे मोबाइल यहाँ पे रखा है तो ऑब्वियस है कि मोबाइल टावर से सिग्नल्स आ रहे होंगे, जियो के, एयरटेल के। क्या वो सिग्नल्स तुम्हें दिख रहे हैं? क्या वो सिग्नल है? नहीं है ना। फिर सो अवर ह्यूमन आई कैन नॉट सी ईच एंड एवरीथिंग। और ऐसा मान लेना कि स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं अपर स्पेस में, वो सब अपने अंदर से विजिबल लाइट छोड़ रही है। ये क्या है? गलत। भाई विजिबल को तो तुम देख पा रहे हो, इसीलिए तुम्हें पता है कि विजिबल लाइट्स हैं। तुम तो कितनी सारी चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है तुम्हें उन चीज़ों के बारे में पता ही तक नहीं है जो अपने अंदर से एक्सरेज वाली लाइट छोड़ती हो, जो अपने अंदर से इंफ्रारेड छोड़ती हो। तो इसीलिए हम लोगों ने एक और टेलीस्कोप बनाया, ये अज्यूम करते हुए कि ज़रूर स्पेस में ऐसी कोई ना कोई, बोलो क्या होगी, सेलेशियल ऑब्जेक्ट होगा जो अपने अंदर से, बोलो कौन सी वाली वेव्स निकाल के दे रहा होगा? रेडियो वेव। अब क्योंकि रेडियो वेव्स को हम लोग हमारे प्रीवियस ऑप्टिकल टेलीस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? एक स्पेशल टाइप का टेलीस्कोप चाहिए। तो हम लोगों ने फिर बना दिया रेडियो टेलीस्कोप। अब ये जो रेडियो टेलीस्कोप है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी हुई है, थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई है। पहले तो अपन वो जानकारी जो बॉक्स में दी है, पहले तो वो जानकारी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। तो उसमें ये बता रहा है कि हम लोगों के पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में नारायण गांव, वहाँ पर एक GMRT स्टैब्लिश किया है। GMRT का फुल फॉर्म अंडरलाइन कर लो, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, जगह का नाम मार्क कर लो, नारायण गांव नियर पुणे। और पता होना चाहिए ये किसका एग्जाम्पल है? ये रेडियो टेलीस्कोप का एग्जाम्पल। जैसे कल हम लोगों ने पेज नंबर 213 में क्या पढ़ा था कि जो आप लोगों का हबल टेलीस्कोप है वो ऑप्टिकल था, और जो उसी के बाजू में जो चंद्र वाला टेलीस्कोप था वो कौन सा था? बोलो एक्सरे था। तो अभी कोई तुमसे ये पूछ लेगा कि एक रेडियो वेव वाले टेलीस्कोप का नाम बताओ, तो वो कौन है? GMRT। ठीक है, अब हम ये इतने देखो, बाजू में उसकी एक पिक्चर दी है, फिगर नंबर 1 को देखो। ये टेलीस्कोप कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, नहीं दिख रहे? बड़ी बड़ी छतरी के जैसे दिख रहे हैं। तो उसमें इन्होंने बताया है कि एक्चुअली वहाँ पर जो आपको फिगर में 3 छतरियाँ दिख रही हैं, एक्चुअल में वहाँ पे उस पर्टिकुलर जगह पे कितनी छतरियाँ हैं? 30 डिशेस। ऐसी टोटल कितनी छतरी हैं? 30। और हर एक छतरी का डायमीटर कितना होगा?
45 मीटर, इसको 1 मीटर कहते हैं। फ्रेंडशिप डे के दिन फ्रेंडशिप बैंड खरीदने जाते हो, दिस इज 1 मीटर, ऐसी मान आपता है ना वो। तो अब सोचो ऐसे करते करते 45 मीटर का बड़ा डायमीटर का वो सर्कल है। इतनी बड़ी बड़ी टोटल वहाँ पे क्या है, 30 डिशेस हैं जो कि 25 किलोमीटर के एरिया में बोलो क्या हुई है, फैली हुई है। अच्छा, अब भले ही ये 30 डिशेस हैं, लेकिन इन्हें आपस में कनेक्ट इस तरीके से किया गया है कि 30 डिशेस मिलकर एक डिश का क्या करती हैं, काम ये लोग करती हैं। अब भाई इस पर्टिकुलर डिश का बाजू में एक छोटा सा डायग्राम दिया है फिगर नंबर बी में, कि फिगर नंबर बी जो है, ठीक है, बताता है कि किस तरीके से ये छतरियाँ काम करती हैं। तो स्पेस में जो भी होगा सिग्नल्स वगैरह, वो इस छतरी के ऊपर आके क्या करेंगे, गिरेंगे। तो वहाँ पे देखो छतरी के ऊपर आप लोगों को एक ट्राइपॉड स्टैंड के जैसा दिख रहा है। उस ट्राइपॉड स्टैंड का क्या काम है, वो कौन है, उसका रिसीवर। वो वहाँ पे क्या करता है, छतरियों को, जो भी छतरी में जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर सिग्नल्स को क्या करने का काम करता है, रिसीव करने का काम करता है। चलो, सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स ने सिग्नल्स भेजे इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स, उस छतरी ने क्या किया, उसको क्या किया, रिसीव कर लिया। अब उसके बाद देखो छतरी के बेस में, मतलब उसके नीचे से हमने एक वायर निकाली है, वायर जाके बोलो किस में कनेक्ट हो गई है, एम्पलीफायर। अब देखो एम्पलीफायर का मीनिंग क्या है। बेसिकली एम्पलीफायर का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जो सिग्नल्स को और ज़्यादा बोलो क्या कर देती है, इम्प्रूव कर देती। मतलब अगर कोई लो क्वालिटी का सिग्नल आ रहा होगा, लो वोल्टेज का सिग्नल आ रहा होगा, तो उसकी वैल्यूज़ को वो क्या कर देगी, हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर देगी। तो हमने एक एम्पलीफायर लगाया, फिर उस एम्पलीफायर से जो भी सिग्नल्स हाई क्वालिटी में कन्वर्ट हो रहे थे वो सारे के सारे बोलो कहाँ चले गए, आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर चले गए। और पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद वो लोग ने क्या किया, उस पर्टिकुलर सिग्नल्स की स्टडी की। अब ये जो आप लोगों का रेडियो टेलीस्कोप होता है, इस रेडियो टेलीस्कोप के बारे में ऊपर उस डायग्राम के, उस चार्ट के ऊपर देखो क्या लिखा है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर क्या लिखा है कि बहुत सारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेडियो वेव्स भेजेंगे। हम इन्हें ऑब्वियस से नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमें एक स्पेशल टाइप का टेलीस्कोप चाहिए था। वो हम लोगों ने क्या बना लिया, बोलो आप लोगों का रेडियो टेलीस्कोप। बहुत सारी डिशेस होती हैं। अब वो सारी छतरियों की शेप मार्क करो, लाइन नंबर 4 मार्क करो, डिशेस ऑफ अ पर्टिकुलर पैराबोलिक शेप। उसको कौन सी शेप कहते हैं, पैराबोलिक। 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स में जैसा बचपन से पढ़ते आते हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, कोन, सिलेंडर वगैरह वगैरह। 11th 12th की मैथमेटिक्स में चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। फिर आता है पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह वगैरह, इलिप्स। तो पैराबोला भी एक प्रकार की क्या है, शेप है। तो ये जो डिशेस हम लोग लेते हैं, है ना, ये पर्टिकुलर डिशेस कैसी होती हैं, पैराबोलिक शेप की होती हैं। बस इतनी जानकारी दी थी उसने, और हम लोगों को इसके बारे में जानकारी लेने की और कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर उसके अलावा अब हम हमारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जो कि पेज नंबर 210 पर है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अब ऑप्टिकल टेलीस्कोप बोलो कितने टाइप्स के हैं, 2। कौन से 2 टाइप, एक जो रिफ्लैक्शन की टेक्निक पे काम करेगा, और दूसरा जो कौन सी टेक्निक पे काम करेगा, रिफ्रैक्शन की टेक्निक पे काम करेगा। मतलब एक रहेगा रिफ्लेक्शन करवाने के लिए, मतलब रिफ्लेक्शन का तरीका यूज़ करेगा, और दूसरा जो रहेगा वो कौन सा तरीका यूज़ करेगा, रिफ्रैक्शन का। रिफ्लेक्शन के और कितने टाइप्स हैं, 2। पहला वाला टाइप कौन है, न्यूटोनियन, और दूसरा कौन सा है, कैसेग्रियन। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन वाला टेलीस्कोप। भाई रिफ्रैक्शन का ये तो बात समझ में आ गई है कि मीनिंग क्या है, कि लाइट रेस आएंगी, आने के बाद उससे टकराएंगी और उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर घुस जाएंगी। अच्छा, घुसने के बाद वो गायब नहीं होती, घुसने के बाद वो फिर से बाहर भी आ जाती। मतलब जैसे ये पेन है, ये यहाँ से लाइट रे आ रही है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रे आती है, उस पेन से टकराती है और फिर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल बॉल, अगर मैं बॉल को अभी दीवार पे दे मारूंगी तो बॉल
दीवार से टकराने के बाद वापस हमारी तरफ आएगी, दिस इज रिफ्लेक्शन। एंड लाइक अ स्पॉन्ज, अगर मैं स्पॉन्ज में पानी डालूंगी तो पानी स्पॉन्ज के अंदर घुसेगा और घुसने के बाद दूसरी तरफ से निकलेगा भी ना, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में डाल दो तो घुसा भी और घुसने के बाद निकलना भी। दिस इज नोन एज फॉर रिफ्रैक्शन। तो अभी ये तो हमको 1608 में, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, पेज नंबर मतलब स्टार्टिंग के पेज में, हैंस लेपर्शी, चश्मा बनाने वाले एक व्यक्ति ने उस वक्त हमें बता दिया था कि अगर आप अलग अलग लेंसेज को अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हो तो आप लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी पास में क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये उन्होंने हमें बताया था, बराबर। अब देखो, जो टेलीस्कोप होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। वैसे आप ज़रूरी नहीं है कि दो ही लेंस होंगे, दो से ज़्यादा लेंस भी हो सकती हैं, बट मिनिमम दो लेंस तो चाहिए ही चाहिए। एक लेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सी लेंस कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। और दूसरी लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? आईपीस। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आईपीस। भाई टेलीस्कोप बनाने के लिए, ठीक है, वो आपको लेंसेज का, अलग अलग लेंसेज का क्या करना पड़ता है बताओ? उपयोग करना पड़ता है। तो उपयोग में जो दो प्रकार के लेंसेज हैं उनको नाम क्या दिया गया है? आईपीस। और एक को नाम क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव लेंस। तुमने मूवीज में या स्कूल में तो देखा होगा ना, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप देखे होंगे। चलो, तो वो दिखाते होंगे लैब में कैसे आंखें रख रख के वो ऐसे ऐसे अंदर अंदर देख रहे हैं, ऐसे घुमा घुमा के उसको एडजस्ट कर करके देखते हैं। तो एक आंख अपनी कहाँ होती है? उस लेंस के पास। जैसे इतना बड़ा सा वो लगभग रहता है, बल्कि ज़्यादा ही बड़ा रहता है। तो एक तरफ से तो हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। और जो दूसरा रहता है, दूसरी तरफ हम क्या रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी को अनियन के सेल्स देख रहे हैं तो दूसरी तरफ वो अनियन की स्लाइड रखेगा। फिलहाल तो मैं माइक्रोस्कोप की बात करूँ, लेकिन होता यही है। तो जिस तरह से आप देखते हो वो वाला एरिया आंखों के पास होता है, वो वाली लेंसेज आंखों के पास होती है। तो जिस तरफ से आप देखते हो उस तरफ की लेंसेज को कौन सी लेंसेज कहते हैं? आईपीस। कौन सी लेंसेज कहते हैं? आईपीस। क्या आईपीस का मतलब समझ रहा है? लेंस हो सकता है छोटी हो, बड़ी हो, ये हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन जो आंखों के पास होगी उस आंखों के पास वाली लेंस को हम लोग कौन सी लेंस कहते हैं? आईपीस वाली लेंस। तो दूसरी लेंस कहाँ होगी बताओ? नीचे, मतलब दूसरी तरफ। भाई एक तरफ से देख रहे हो तो दूसरी लेंस कहाँ होगी? 180 डिग्री पे होगी, दूर होगी, जिसका काम क्या होगा? ऑब्जेक्ट से लाइट रेस को क्या करना? कलेक्ट करना। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज में जो भी सामान, जो भी चीज़ अपने अंदर से क्या एमिट करती है? लाइट रेस जहाँ से निकलती हैं, कोई भी रेस जहाँ से निकलती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि एक हमारे आंखों के पास है तो उसको हमने नाम दे दिया आईपीस, और क्योंकि एक दूसरा वाला किसके पास है? ऑब्जेक्ट की तरफ है उसका फेस, इसलिए उसको नाम क्या दे देते हैं? ऑब्जेक्टिव दे देते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब सोचो, ये बॉटल है, तो बॉटल के दो कोने हैं, एक जहाँ से ढक्कन है और दूसरा ये नीचे का हिस्सा। मान लो ढक्कन की तरफ से मैं देख रही हूँ तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? आईपीस। और ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस। दो प्रकार की लेंसेज समझ में आ रही है। अब जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जो भी वीनस है, मार्स है, स्टार है, प्लूटो है, मुझे नहीं मतलब, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसने विजिबल लाइट रेज भेजी, तो विजिबल लाइट रेज कहाँ आएंगी? ऑब्जेक्टिव पे पहले आएंगी कि आईपीस पे पहले आएंगी? ऑब्जेक्टिव पे पहले आएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसकी तरफ मुंडी करके खड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा। अब जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट रेज कहाँ से आ रही है? स्पेस से ट्रैवल करते 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 बड़े मजे से आ रही थी। अब होना क्या चाहिए? यहाँ पे क्या लगी हुई है? लेंस। तो जैसी लाइट रेज इस लेंस पे आएंगी, दो चीजें हो सकती हैं, या तो रिफ्लेक्शन कि आए, टकराए और टकराकर स्पेस में ही वापस चली जाए, या फिर दूसरा आए, टकराए और लेंस के अंदर घुस जाए। और अंदर घुसे गई तो फिर अंदर घुस के ट्रैप हो जाती है कि गुम हो जाती है? निकलती भी तो है बाहर, तो बाहर निकल के कहाँ जाएगी? बॉटल के अंदर।
और लाइट रे बॉटल के अंदर जाते जाते कहाँ टकराएगी? आई पीस से। फिर आई पीस से बाहर निकल के कहाँ आ जाएगी? आंखों में। क्या ये फिनोमेना समझ में आ रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के पास से क्या हुई, आप लोगों की लाइट रेज आई, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से निकल के वो लोग कहाँ घुस के चली गई? आपके आई ऑब्जेक्टिव वाले लेंस के अंदर घुस गई। अब वहाँ जाने के बाद वो क्या हुई? अंदर जा रही है, नीचे नीचे जा रही है, नीचे फिर उनको थोड़ी देर में कौन मिल रहा है? आई पीस मिल रहा है। आई पीस के अंदर भी घुस गई और फिर आई पीस से निकल के कहाँ आ गई? हम लोगों की आँखों के अंदर। तो इस कंप्लीट फिनोमेना में क्या वो टकरा कर स्पेस में वापस गई? क्या नहीं। सो दिस इज देयरफॉर दिस इज व्हाट? रिफ्रैक्शन। और जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम 10th में जाओगे, तब तुम पढ़ोगे कि रिफ्रैक्शन जब होता है तो लाइट रेज का ना थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाता है, मतलब बेंड हो जाती है थोड़ी सी। जैसे रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सेम। अगर सरफेस स्मूथ है तो भाई लेंस तो स्मूथ ही होगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये सोचोगे कि आने वाला एंगल और अंदर घुस के बाहर निकलने वाला एंगल दोनों सेम होगा, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट रेज क्या हो जाती हैं? बेंड हो जाती है। अब ये जो टेलीस्कोप है जिनमें इस टाइप की बेंडिंग चलती है, उन बेंडिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? उस टाइप के टेलीस्कोप्स को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स के बारे में थोड़ी जानकारी अपन मार्क करो। जहाँ से भी ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसकी लाइन नंबर 5 में आ जाओ। वहाँ पे एक वर्ड लिखा है ऑब्जेक्टिव लेंस, दिख रहा है आखिरी में दिख रहा है 5वीं लाइन। भाई यहाँ टॉप की बात कर रही हूँ, यहाँ टॉप में एक वर्ड दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना? ठीक है, अब पढ़ो जरा वो लाइन क्या लिखा है। ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब अगर आप एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बना रहे हो तो उसकी ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होनी चाहिए? बड़े से बड़ी। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी लेंस होगी उतनी ज़्यादा लाइट रेज। अब भाई अगर तुम कमरे का दरवाज़ा छोटा रखोगे तो क्या होगा? एक बार में कम लोग बाहर निकल पाएंगे, और लेकिन अगर दरवाज़ा बड़ा है तो एक बार में ज़्यादा लोग निकल पाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होनी चाहिए? बड़ी, ताकि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या होनी चाहिए? उस पर आनी चाहिए, ताकि ज़्यादा लाइट आएगी तो ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी तो आईपीस को ज़्यादा मिलेगा, आईपीस को ज़्यादा मिलेगा तो हमारी आँखों को भी ज़्यादा मिलेगा और हमें इमेज कैसी दिखेगी? क्लियर। भाई अगर रोशनी कम हो और कम रोशनी में तुम पढ़ने की कोशिश करो तो धुंधला धुंधला दिखता है ना, राइट? तो वही है कि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस को कैसा रखते हैं? बड़ा। और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ो, उसी के बाद लाइन नंबर 6 में आ जाओ कि ऑब्जेक्टिव लेंस को हम लोग क्या करते हैं? छोटे से छोटा रखते हैं। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ट्रू फॉल ये आने वाला है क्या फाइनल एग्जाम में पेपर में चैप्टर? अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव को क्या रखा जाता है? बड़े से बड़ा, और आपका जो आईपीस होता है इस बेचारे को रखा जाता है छोटे से छोटा। क्या यहाँ तक बात समझ में? ये हो सकता है ट्रू फॉल्स में आ जाए कि ऑब्जेक्टिव इज मेड स्मॉलर, तो अपन को क्या लिखना है? फॉल्स। खैर, दूसरी चीज ये 1 मार्क के जस्टिफिकेशन के लिए आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव को बड़ा क्यों रखना है। तो देखो लाइन नंबर 3rd और 4th को अंडरलाइन करो। टू कलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम दी हेवनली ऑब्जेक्ट्स, कि स्पेस में जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स है उससे आने वाली मैक्सिमम लाइट, ताकि हम क्या कर सके? बोलो, कलेक्ट कर सकें। इसीलिए हमारा वो क्या होना चाहिए? बड़े से बड़े साइज का। इज इट डन? फिर उसके बाद वो जो स्मॉलर लेंस आईपीस अपन ने अंडरलाइन किया है उसी के नीचे पढ़ो क्या लिखा है कि आईपीस छोटे से छोटा बोलो क्यों होना चाहिए? ताकि उसकी जो इमेज बने वो क्या होनी चाहिए? बड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। भाई अगर कोई तुम्हें छोटी सी छोटी इमेज दिखाएगा, छोटी चीज़ें क्लियर दिखती है कि बड़ा बड़ा जूम करके अच्छा दिखता है? जूम करके अच्छी चीज़ें दिखती है, डिटेल समझ में आती है। तो आईपीस को छोटा क्यों रखा जाता है? ताकि ये इमेज कैसी बनानी चाहिए? इसने बड़ी बनानी चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बराबर। अच्छा, तो ऐसे टेलीस्कोप जिनके अंदर लाइट रेज आ जाती हैं, आने के बाद अपना डायरेक्शन बदल देती हैं, ऐसे टेलीस्कोप्स को हम लोग क्या कहते हैं?
रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स। क्या ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स एकदम 100% बेस्ट है? नहीं, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती, कोई भी टेक्नोलॉजी के 100% परफेक्शन के चांसेस नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता ही है। तो नीचे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इसमें तुमको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती है, ठीक है, ये तुम लोगों को बताया गया है। बोल रहा है कि आप चाहते हो कि भाई क्लियर इमेज बने, तो क्लियर इमेज के लिए लाइट रेस क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। अब लाइट रेस ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, कैसे पॉसिबल है बोलो? दरवाज़ा कह रही हूँ, लेंस बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। अब बड़ी लेंस के नुकसान हैं, कैसे? पहले तो बड़ी सी लेंस की वजह से वेट क्या हो जाएगा? बड़ा। भाई तुम खुद अगर चश्मा खरीदने जाओगे, तुम्हें अगर कोई बोलेगा इतना बड़ा बड़ा लेंस का चश्मा पहनो, तो तुम प्रेफर करोगे क्या? घर से छोटे छोटे वाले वो भी आते हैं ऑप्शन, तुम चीज़ों को छोटे से छोटा रखोगे। रीज़न लाइट वेट, ईजी टू हैंडल। अगर वो बड़ी सी चीज़ रहेगी तो उसमें क्रैक्स आने के और टूटने के चांसेस क्या रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे। तो वही पॉइंट नंबर 1 में बताया है कि यार रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में एक ही समस्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? बड़े से बड़ा। थ्योरेटिकली बोलने में तो बड़ी मज़ा आती है कि ऑब्जेक्टिव को कर दो बड़े से बड़ा, बट रियल लाइफ में बड़े से बड़ा ऑब्जेक्टिव रखने में दिक्कत है, क्योंकि लार्जर लेंस को हैवी होती हैं और थोड़ा जल्दी वो क्या हो सकती हैं? ख़राब हो जाती हैं। तो पॉइंट नंबर 1 की आखिरी की 2 लाइन मार्क करो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक लार्जर लेंस, पहली तो दिक्कत ये है। और अगर बना भी ली तो बना लेने के बाद ये बहुत ही हैवी हो जाएंगी और इजीली क्या हो जाएंगी? डिस्टॉर्टेड, मतलब ख़राब हो जाएंगी, टूट जाएंगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक कॉमन सेंस का अपना प्रयोग करें। कॉमन सेंस, ठीक है, मैं एक छोटा सा फिगर बना रही हूँ, उसके वाया ये चीज़ समझना ज़रा, बहुत ही सिंपल सी है, बना के अपनी कॉपी में भी देख सकते हो। ये तुम्हारा एक इतना बड़ा सा लेंस है, ठीक है, कौन सा लेंस हुआ ये? ऑब्जेक्टिव। और ये बेचारा हुआ तुम्हारा छोटा सा आँखों के पास वाला आई पीस, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में प्लास्टिक होता है ताकि लाइट रेस बाहर आजू बाजू भाग ना जाए करके। इसको हम लोग कहते हैं लेंथ। इसे क्या कहते हैं? लेंथ। मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, बराबर। अब एक बार सोचो, मैं ये भी ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, मैंने कितना बड़ा बनाया। अगर मैं ऑब्जेक्टिव थोड़ा छोटा कर दूँ, ये आईपीस वैसे का वैसे ही रहने दो, आईपीस को कुछ मत करो, आईपीस वैसे का वैसे ही। चलो यहीं कर लेते हैं अपन, कलर चेंज करके यहीं कर लेते हैं। ये आईपीस वैसे का वैसी, ऑब्जेक्टिव मैंने थोड़ा छोटा कर लिया, इतना छोटा। और अब आईपीस और ऑब्जेक्टिव को अब ज्वाइन करो, और अब लेंथ को मेजर करो, तो क्या लेंथ चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी ना भाई। अब लेंथ यहाँ से नापी जाएगी, बराबर। पहले यहाँ से नाप रहे थे अपन इस पॉइंट से, अब लेंथ कहाँ से नापी जाएगी? इस पॉइंट से नापी जाएगी। यानी कि अगर आप साइज़ को कम या ज़्यादा करते हो ऑब्जेक्टिव के, तो उससे लेंथ में क्या होता है? फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि लेंथ क्या रहेगी आप लोगों की? सेम रहेगी। अच्छा, और अगर लेंथ बहुत बड़ी हो गई, भाई बहुत बड़ा सा तुमने क्या किया बोलो? लेंस लगा लिया, तो उससे लेंथ क्या हो जाएगी? और बड़ी हो गई। तो उतना बड़ा टेलीस्कोप हैंडल करने में ईजी रहेगा क्या? नहीं। तो लेंथ भी एक उसका क्या है? इशू है। और लेंथ वाला इशू क्यों आया? साइज की वजह से आया। तो पॉइंट नंबर 2 में देखो यही बताया गया है कि लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ऑल्सो इंक्रीजेज विद साइज ऑफ द लेंस। वो ट्रू और फॉल्स के लिए वो आ सकती है वो स्टेटमेंट, कि जैसे जैसे लेंस का साइज हम बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव कैसा चाहिए? बड़े से बड़ा, तो उससे आपकी लेंथ भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और बढ़ी हुई लेंथ के टेलीस्कोप को डिफ़िकल्ट होता है क्या करना? मैनेज करना। तो ये 2 डिफ़िकल्टी। अब तीसरी डिफ़िकल्टी तो और महान है कि चलो मान लेते हैं आपने बड़ी सी लेंस बना ली, बहुत आपने टेक केयर किया, आपने बहुत प्रिकॉशन लिए,
कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लिया और आप अपनी इमेज बना रहे हो। इमेजिन करो जब तुम्हारी टीवी ख़राब हो जाती है, वैसे हो ना, बट अगर कभी टीवी ख़राब हो जाती है या कभी बारिश की वजह से सिग्नल विग्नल वो लूज हो जाता है, स्पेशली जिनके यहाँ छतरियाँ होती हैं, तो कैसी दिखती है इमेज? जैसे घर 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 करके आना, मतलब कुछ भी क्लियर दिखता है क्या तुमको? नहीं दिखता। तो आप पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। बोल रहा है कि जब हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, उससे आईपीस की मदद से हम इमेज भी बना लेते हैं, उस इमेज में कलर्स के क्या हो जाते हैं? एरर हो जाते हैं। मतलब कलर्स वहाँ पे आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होते, या हो सकता है कि एक कलर दूसरे कलर से आपस में क्या हो रहा होगा? मिक्स हो रहा होगा। तो इस तरीके की दिक्कत भी आ जाती है। और इस दिक्कत को जब टेलीस्कोप में इस तरीके की कलर्स की दिक्कत आने लगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो। क्रोमैटिक एब्रिएशन। सो क्रोमैटिक एब्रिएशन का मतलब होता है कि किसी भी ऐसे भी बॉटल का कुछ ना कुछ कलर होगा, तो इस बॉटल के आजू बाजू अगर आपको एक ब्लैक कलर का कलर और दिखने लगे, ऐसा लगेगा बॉटल को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो गया, उस टाइप का कलर दिखने लगे, तो ये एक्चुअल में उसके आजू बाजू कोई ब्लैक कलर का कलर है क्या? नहीं, पर वो तुम्हें दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो क्रोमैटिक एब्रिएशन की वजह से। तो ये भी समस्या है। तो पहले तो वो पॉइंट नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वहाँ से डिफाइन आ सकता है व्हाट इज क्रोमैटिक एब्रिएशन। मतलब इस पूरे चैप्टर में जीके इंफॉर्मेशन के अलावा कोई काम की जानकारी है तो ये पॉइंट नंबर 3 ही है। क्या यहाँ तक डन है? तो ये जो 3 पॉइंट्स थे ये बेसिकली डिफिकल्टीज है। किसकी डिफिकल्टीज है? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। अब ह्यूमन जो है वो डिफिकल्टी के साथ काम नहीं करता, वो क्या करेगा? बोलो। इम्प्रूव। चलो नई टेक्नोलॉजी लो, कुछ बेटर करो। पहले तो ये सोचो कि ये समस्या है क्यों। ये समस्या हो रही है कि हमने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को, ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के डायग्राम्स देखो जरा। आप 10th में पढ़ोगे, ये जो आपको लेंसेज दिख रहे हैं ना, ये जो लेंसेज दिख रहे हैं, ऐसे वाले लेंसेज जो दिख रहे हैं, इधर से ऐसे जॉइंट वाले लेंसेज दिख रहे हैं, इन्हें कन्वेक्स लेंस कहते हैं। तुमने अभी लेंस के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। तुमने अभी पढ़ा है तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, लेंस तो तुम 10th में पढ़ोगे। तो ये जो लेंस आपको दिख रहे हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो ये मेरा लेंस यूज़ किया गया, कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये दिक्कत कन्वेक्स की वजह से तो नहीं। तो अब आ जाओ अपने नेक्स्ट पेज नंबर पे। उन्होंने बोला यार अब इस टेलीस्कोप की अपन दिक्कत को कैसे ठीक करें। तो उन्होंने बोला हटाओ लेंस को, और लेंस को हटा के उनकी जगह पे क्या लेकर आओ? कनकेव मिरर। तो जो नेक्स्ट पेज की टॉप लाइन है उसको अंडरलाइन कर लेना। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज, ओवरकम दीज डिफिकल्टीज मतलब जो हमने डिफिकल्टीज पढ़ी, जितनी भी पढ़ी, 1 पढ़ी, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी, ये सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए लेंस के बदले क्या इस्तेमाल किया जाएगा? मिरर। कन्वेक्स लेंस मतलब लेंस को तो हटा ही दो, लेंस में भी बहुत प्रकार होते हैं। तुम जैसे देखना, मेरी मम्मी का जो चश्मा है वो अलग ही प्रकार का है, ये चाची लोगों का चश्मा अलग ही प्रकार का है। वो ऐसे थोड़ा नीचे करके देखते हैं तो उनको दूर का दिखता है, ऐसे देखते हैं तो पास का दिखता है, दोनों टाइप का है, दोनों दूर पास दोनों वाला चश्मा है। भाई कई लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें पास का नहीं दिखता, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूर का नहीं दिखता, और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों नहीं दिखता। तो वो 2 चश्मे लेकर ना जेब में घूमेंगे, जब दूर का देखना होगा तो एक चश्मा पहनेंगे, जब पास का देखना होगा तो दूसरा पहनेंगे। भाई उनके इसमें मिक्स करके बनाया जाता है। तो वैसे ही लेंसेज बहुत टाइप के आते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लानो कॉनकेव, प्लानो कॉन्वेक्स, अलग अलग। तो पहले तो हमने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाया, उसमें हमें तकलीफ हुई तो हमने लेंस को ही लात मार के क्या कर दिया? भगा दिया कि लेंस नहीं इस्तेमाल करना। क्या इस्तेमाल करना? मिरर्स। और मिरर्स में भी स्पेसिफिकली कौन से मिरर्स इस्तेमाल करना है? कनकेव। अभी लाइट चैप्टर पढ़े हो तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का डिफरेंस समझ में आता है। कनकेव मतलब ये गुफा के जैसा, अंदर कटोरी, कटोरी जो है अंदर की तरफ वो कौन है? कनकेव। उसी कटोरी को बाहर से देखोगे तो वो कौन हो गई? कन्वेक्स। तो अभी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हमने लेंस इस्तेमाल किया था, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मिरर्स। मिरर्स इस्तेमाल करने से लाइट रेज आएंगी और उसके अंदर घुसेंगी नहीं, और घुसेंगी भी नहीं तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और आप लोगों को क्या हो जाएगा? बोलो। इजीली अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इमेजेस दिखेंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है?
तो क्या इसमें हमें बड़े बड़े मिरर्स की ज़रूरत नहीं है? नहीं, यहाँ पर भी पड़ती है। जैसे पिछली बार हमने बोला था कि बड़े से बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि क्या होने लगे, बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेस आए। यहाँ भी वही सेम लॉजिक है कि बड़े से बड़ा क्या होना चाहिए, मिरर, ताकि लाइट रेस क्या आए, ज़्यादा। तो एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट या रियल लाइफ में देखा गया तो ये पाया गया कि इतने बड़े साइज़ का एक लेंस है, उसका वजन लेट से 5 किलो है, और उतने ही बड़े साइज़ का एक मिरर भी है। तो दोनों का साइज सेम है, लेकिन हल्का कौन होगा, मिरर। तो हमें तो हमारी टेंशन तो वेट ही थी ना, ज़्यादा वेट होगा, इजीली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसीलिए मिरर्स कैसे हैं, बड़े। मतलब मिरर्स बड़े इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन वेट वाइज वो लेंस के कंपेयर में क्या है, बोलो, कम। तो उसी पैराग्राफ में पेज नंबर कौन सा है ये भाई, 211 में जो टॉप पैराग्राफ है उसकी 4th लाइन अंडरलाइन करो जरा। इट इज ईजियर टू मेक लार्ज मिरर्स एज कंपेयर टू मेकिंग लार्ज लेंस। बनाना हमको यहाँ पे लार्ज ही है, ऑब्जेक्टिव आपको बड़ा ही रखना है, लेकिन मिरर बनाना आसान होता है एज कंपेयर टू लेंस। अच्छा, उसकी के नीचे वाली लाइन अंडरलाइन करो। द वेट ऑफ लार्ज मिरर इज लेस देन दैट ऑफ लेंस। यानी कि एक तो बेटर भी है, हल्का भी है, इजीली बन भी जाता है, और उसके अलावा उसी के नीचे की अंडरलाइन करो वो ये कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कलर्स की एरर नहीं होती। तो आपको बड़ा बनाने में दिक्कत हो रही थी, तो ये बोलता है मैं इजीली बन जाऊंगा। बड़ा बनाने से वेट बढ़ रहा था, ये बोल रहा था कि मेरा वेट भी क्या होगा, कम होगा। वहाँ पे कलर्स की दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे कलर्स की भी दिक्कत नहीं आ रही है। और इन्हीं बड़े बड़े टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर पाते हैं, दूर दूर के प्लैनेट्स, स्टार्स, इनको देख सकते हैं, जो कि एक्चुअल में हम अपनी नेकेड आई से कभी देख ही नहीं सकते। तो अब नीचे का जो टॉपिक है वो ये बताता है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स कितने टाइप के हैं, 2। एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का नाम उन्होंने रखा है न्यूटोनियन, और दूसरे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का नाम क्या रखा है उन्होंने, कैसेग्रियन। दोनों के डायग्राम्स तुमको पता होने चाहिए, पेपर में अलग से डायग्राम्स वगैरह आते हैं, पूछा जाता है, न्यूटोनियन को बनाओ, कैसेग्रियन को बनाओ, वगैरह वगैरह पूछते हैं। अब हम डिफरेंस समझेंगे कि न्यूटोनियन और कैसेग्रियन के में डिफरेंस क्या है। देखो, दोनों ही रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है मतलब दोनों में ही क्या इस्तेमाल होगा, मिरर। दोनों में लाइट रेज आएंगी और दोनों में लाइट रेज आके क्या हो जाएंगी, टकरा के भाग जाएंगी, अंदर घुसेंगी नहीं। मतलब दोनों ही टेलीस्कोप रिफ्लेक्शन के टेलीस्कोप है। दोनों में ही क्या इस्तेमाल होगा, मिरर। और दोनों में ही कौन सा मिरर इस्तेमाल होगा, कनकेव। तो फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला है, डायग्राम देखना न्यूटोनियन टेलीस्कोप का। न्यूटोनियन टेलीस्कोप के डायग्राम में ये मत बोलना कि मैडम इसका मेरा लेफ्ट में है, इसका राइट में, ये सब फालतू बकवास है। भाई तुम लेफ्ट में रख के देखो, राइट में रख के देखो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये आप लोगों का कनकेव मिरर है, लेट से। अब लाइट चैप्टर पढ़ने वालों को मिरर ऐसे देखने की आदत है, ऐसा, तो वो उसमें मत जाना, जैसा भी मिरर है अपना ही है, ये मिरर है। फिर भाई अब मिरर में हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं से लाइट आ रही होगी। ये देखो लाइट सीधी सीधी ट्रैवल करते हुए आ रही है, मिरर पे आके बोलो क्या हुई, टकराई। ये इस तरीके से एरो दिया है, इस एरो का क्या मतलब है कि लाइट आ रही है। वैसे ही क्या एक ही लाइट आएगी क्या स्पेस से, बहुत सारी आएंगी। बट फिज़िक्स में अगर आपको रे डायग्राम बनाना है, अगर आपको इमेज बनानी है, तो आपको मिनिमम कितनी लाइट रेज चाहिए होती हैं, 2। मतलब इमेज कहते किसको है फिजिक्स में, जब लाइट रेज आपस में क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज। तो इमेज बनने के लिए मिनिमम कितनी लाइट रेज होनी चाहिए, 2, ताकि वो दोनों लाइट रेज आपस में क्या कर सके, इंटरसेक्ट कर सके। क्या इसका ये मतलब है कि 2 ही लाइट रेज आ रही हैं, नहीं, 2 से ज़्यादा आ रही है भाई। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, 2 बनाई है। एक ऊपर से भेजी हमने पैरेलल, और एक हमने नीचे से भेजी पैरेलल। तुमने अपना नॉर्मल फिजिक्स पढ़ा ही है, लाइट वाला। उसने कहा लाइट रे आई, रिफ्लेक्शन हुआ,
टकराई और टकरा के बोलो कहाँ चली गई, इधर वापस। समझ में आ रहा है? नीचे वाली लाइट रे भी आई, टकराई, टकरा के बोलो कहाँ चली गई, वापस। जिस पॉइंट पे ये लोग मीट करती हैं फिजिक्स में उसे क्या कहते हैं, फोकस। याद आ रहा है? फोकस। जहाँ भी मीट करने वाली थी वहाँ पे हमने बड़ी चतुराई से बोलो क्या रख दिया, एक प्लेन मिरर। कैसा मिरर रख दिया? प्लेन मिरर। इससे क्या हुआ कि जैसी लाइट रे वहाँ पे आई उसको एक और मिरर मिला, और एक और मिरर की वजह से फिर से क्या हो गई, फिर से रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब काय रिफ्लेक्ट फिर से हो गई। एक और मिरर अगर तुम एक और रास्ते में एक और मिरर रख दोगे तो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। लेकिन एक मिरर रखा जिससे लाइट रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। दूसरी वाली जो नीचे से आ रही थी वो भी मिरर से टकराई, वो भी बेचारी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। कहाँ हुई देखो, अब हमारा जो रिफ्लेक्ट हो रही, जहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है प्लेन मिरर से, वहाँ पे हमने अपना क्या रख के रखा है, आई पीस, और वहाँ पे हम लोगों को हमारी क्या दिख जाएगी, इमेज। अब जब नीचे के डायग्राम को देखो, नीचे के डायग्राम में क्या अंतर है। नीचे के डायग्राम में आपके पास अगेन बोलो क्या है, एक कॉनकेव मिरर, उसको भी कहीं ना कहीं से लाइट आ रही होगी, उसकी भी लाइट आके बोलो वापस क्या हो रही होगी, टकरा रही होगी। उसके टकराने के ऊपर वाले के रास्ते में हमने जहाँ वो टकरा रही थी वहाँ पे क्या रखा था, प्लेन मिरर, और नीचे में क्या रख दिया है, कन्वेक्स मिरर। ये पहला डिफरेंस कि ऊपर में जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप है उसमें जब लाइट रेज आई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट हुई तो उनके रिफ्लेक्शन के रास्ते में हमने क्या रख दिया, प्लेन मिरर। और कैसेग्रियन में जब लाइट रेज आई, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, तो उनके रास्ते में क्या रख दिया, कन्वेक्स मिरर। दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस नंबर 2, प्लेन मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होंगी, कन्वेक्स मिरर से भी वापस रिफ्लेक्ट होंगी। प्लेन मिरर से जब वो वापस रिफ्लेक्ट हुई तो ध्यान देना ज़रा इधर पे कि ये रहा आपका कनकेव मिरर, ये ग्रीन ग्रीन कलर से जो बना रही हूँ, दिस इज कनकेव मिरर। ऐसा खड़ा हुआ है वाई एक्सिस, और आई पीस कहाँ है, ऐसा ऊपर लेटा हुआ। तो यानी कि आई पीस और ऑब्जेक्टिव ये दोनों एक दूसरे के एक तरीके से क्या है, परपेंडिकुलर। और नीचे वाले डायग्राम में आपका कन्वेक्स कहाँ है, खड़ा हुआ, और उसी के जस्ट पीछे कहाँ है, आई पीस। मतलब दोनों ऊपर वाले केस में आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव परपेंडिकुलर, और इसमें दोनों क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। दीज आर द टू डिफरेंस ऑफ व्हाट, न्यूटोनियन एंड कैसेग्रियन टेलीस्कोप इन टर्म्स ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, और देखो और भी डिफरेंस है, थोड़ा मैं मार्क कराती जाती हूँ, मार्क करते जाओ। सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ। पहला तो जो सेकंड पैराग्राफ में देखो एक वर्ड है, कौन सी लाइन में, 5th लाइन में, कनकेव मिरर, उस वर्ड को अंडरलाइन कर लो। कनकेव मिरर अंडरलाइन कर लिया। फिर 8th लाइन में एक वर्ड है, उसको अंडरलाइन कर लो, स्मॉल प्लेन मिरर। और फिर 7th लाइन में एक और वर्ड है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप सिलेंडर। क्या ये बात समझ में आ गई कि परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा है वो, मैंने बताया भी परपेंडिकुलर का मीनिंग। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कंस्ट्रक्शन बताओ न्यूटोनियन का, तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, एक कनकेव मिरर, दूसरा प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के बाद आई पीस। क्या यहाँ तक बात भेजे में बात गई, जो भी आपका आई पीस है और जो आपका ओरिजिनल मिरर है उन दोनों के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आ जाओ नीचे न्यूटोनियन में, सॉरी कैसेग्रियन में। कैसेग्रियन में जो आपकी 6th लाइन है वहाँ पे वर्ड अंडरलाइन करो, कनकेव मिरर। कि न्यूटोनियन के जैसे इसमें भी क्या इस्तेमाल होता है, कनकेव मिरर। लाइट आती है, लाइट आके बोलो क्या करती है, इंसिडेंट होती है, टकरा के वापस जाती है, और रास्ते में हमने क्या रख दिया है, स्मॉल कन्वेक्स मिरर। ऊपर वाले में क्या रखा था, स्मॉल प्लेन मिरर, इसमें क्या रखा, स्मॉल कन्वेक्स मिरर। ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो स्मॉल कन्वेक्स मिरर को अंडरलाइन कर दो। और उसके बाद एक चीज़ तुम ध्यान देना, जो तुम्हारा डायग्राम है उस डायग्राम में देखो, कैसेग्रियन टेलीस्कोप में जो तुमने कनकेव मिरर इस्तेमाल किया उसके बीच में गड्ढा नहीं दिख रहा, टूटा हुआ। और जो कनकेव मिरर हम ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई होल नहीं है। तो एक डिफरेंस ये भी हो गया कि न्यूटोनियन में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक कंप्लीट सॉलिड कनकेव मिरर होता है, और नीचे कैसेग्रियन में जो इस्तेमाल करते हैं वो एक होल वाला
कनकेव मिरर होता है। अब आगे पढ़ लेते हैं। और जो आई पीस रखा गया है वो कहाँ रखा गया है? बैक ऑफ दी मिरर, तो उसको अंडरलाइन कर लो, बैक ऑफ दी मिरर। और ऊपर वाले केस में कहाँ रखा गया था? परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ दी सिलेंडर। सिलेंडर मतलब ये बॉटल सिलेंडर, भाई आई पीस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, दोनों के बीच में प्लास्टिक होगा, तो वो प्लास्टिक ही को हम क्या कह रहे हैं? सिलेंडर। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा न्यूटोनियन और कैसेग्रियन का डिस्टिंग्विश, तो क्या होगा? न्यूटोनियन में सॉलिड कॉनकेव मिरर, कैसेग्रियन में कॉनकेव मिरर हैविंग स्मॉल होल। न्यूटोनियन में वी यूज स्मॉल प्लेन मिरर, ठीक है, फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे स्मॉल कन्वेक्स मिरर। न्यूटोनियन में आई पीस इज परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पे कैसेग्रियन में आई पीस इज बिहाइंड दी कनकेव मिरर। तो ये टोटल कितने डिस्टिंग्विश हो गए? 3। और दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों में कनकेव मिरर इस्तेमाल हो रहे हैं और आई पीस तो होगा ही भाई, देखोगे कहाँ से? हाँ, दोनों रिफ्लेक्शन की टेक्निक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों कौन से टेलीस्कोप हैं? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो यहाँ पे हमारा ये समाप्त होता है चैप्टर। अपनी एक्सरसाइज में आ जाओ। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखो जरा। बोल रहा है पहचानो कौन से प्रकार का ये टेलीस्कोप है। देखो पहले तो ये देखो, क्या लाइट रेस उस पर्टिकुलर लेंस या मिरर जो भी है उसके अंदर घुसी की टकरा के वापस आई? टकरा के वापस आई, मतलब ये डेफिनेटली रिफ्लेक्टिंग। अब रिफ्लेक्टिंग में भी कितने प्रकार? न्यूटोनियन एंड कैसेग्रियन। तो ये कौन सा है? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जो आई पीस है वो परपेंडिकुलर है और दूसरा प्लेन मिरर भी इस्तेमाल हो। तो जो उसका सब पार्ट नंबर ए है, व्हाट टाइप ऑफ टेलीस्कोप, तो क्या आएगा इसका आंसर? न्यूटोनियन टेलीस्कोप। लेबल द मेन पार्ट्स, वो लेबलिंग तो तुम कर लोगे। क्या क्या लेबलिंग होगी? कनकेव मिरर, आई पीस, प्लेन मिरर, ये 3 लेबलिंग होगी। विच टाइप ऑफ मिरर डज द टेलीस्कोप यूज? कौन कौन से मिरर यूज हुए? 2, पहला कनकेव और दूसरा प्लेन। What other type of telescope uses a curved mirror? दूसरा इसी प्रकार का एक और टेलीस्कोप कौन है? कैसेग्रियन। एक्सप्लेन दी वर्किंग, तो वर्किंग तो तुम्हें लिखवाई होगी, वो वाला वर्किंग इसको लर्न करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में एक चित्र पहचानो बोला है तो वही एक चित्र पहचानने को आएगा, कोई भी चित्र पहचानने को आ सकता है, इसीलिए इस चैप्टर के डायग्राम्स अच्छे से करना। बाकी तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडियो टेलीस्कोप। वो कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल करना है कि 30 छतरियाँ हैं, उनका डायमीटर इतना है, इतने किलोमीटर में फैली हैं, एम्पलीफायर से कनेक्टेड है, फिर एम्पलीफायर किससे कनेक्टेड है? आगे जाके कंप्यूटर से। तो जो भी तुम्हारे स्कूल में लिखवाया है उससे, स्कूल में नहीं लिखवाया है तो टारगेट या फिर मास्टर की से, दोनों में से किसी एक से लर्न कर लेना। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है समाप्त। आज